Hello everyone, welcome again. Now हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक. द टॉपिक वाज अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट एंड इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. 6 कॉन्सेप्ट तक हम पढ़ चुके हैं. अब हम लेंगे आज आगे के 3 और कॉन्सेप्ट्स. तो देखिए, अब अगला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी बहुत सीधी सी बात करता है. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, कंटिन्यूटी में रहना. तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग के लिए जो भी आपने मेथड्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स एक्सेट्रा जो भी आपने फॉलो किए हैं, जो भी आपने अडॉप्ट किए हैं, should not be changed. उन्हें बदले नहीं. To maintain comparability. जैसा मैंने जब आपको बेसिक बताया था कॉन्सेप्ट्स क्यों बनाए गए हैं, तो मैंने आपको बताया था ताकि कॉन्सेप्ट इसलिए बनाए गए कि सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उनके बीच इंटर फर्म कंपैरिजन हो सके. इंटर फर्म का मतलब दो फर्म्स के बीच आप आपस में कंपैरिजन कर सकती है फर्म्स कि आपके और मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन कंपटीशन में आगे है. तो ये कब पॉसिबल है? जब ये तब पॉसिबल है. चलो, आप दूसरों से क्या अपने आप से भी आप कंपेयर करते हो, तो कंपेयर करने के लिए जरूरी है ना कि आप प्रीवियस ईयर में आपने जो भी अकाउंटिंग करने के लिए रूल्स, मेथड्स, पॉलिसीज अपनाई थी वो आप अभी भी फॉलो करो. अब पहली बात तो ये है कि सर ये मेथड्स, रूल्स हैं क्या? तो देखो, हमेशा हर चीज के हम कहते हैं लगभग एक से ज्यादा अल्टरनेटिव होते हैं, ऑप्शंस होते हैं. वैसे अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग करने के लिए किसी चीज के कई मेथड्स हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं. तो उनमें से अगर हम एक मेथड किसी ईयर में सेलेक्ट करते हैं फॉर आवर अकाउंटिंग पर्पस और फिर उसमें अगले साल फिर बदलाव कर लेते हैं अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, तो दिस इज नॉट डन. दिस इज नॉट टू बी डन इन अकाउंटिंग. ऐसा नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो मेथड हमने अडॉप्ट कर ली, पहली बात तो मेथड अडॉप्ट ऐसी करनी है जो प्रैक्टिकल मेथड हो और जो मार्केट में सभी लोग अकाउंटिंग करने के लिए अडॉप्ट करते हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं तो अकाउंटिंग में मैं रिकॉर्डिंग करता हूं ट्रांजैक्शंस की. तो रिकॉर्डिंग करने के 2 कॉन्सेप्ट हैं, 2 बेस हैं. रिकॉर्डिंग करने के 2 बेस हैं. ये मैं आपको बता दूं, आगे टॉपिक भी है, मैं इसी में कवर करा रहा हूं. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग. ठीक है? तो 2 बेस है, एक है कैश बेसिस और एक है अक्रूवल बेसिस. अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो या तो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करना है या अक्रूवल बेसिस पर. अब ये सब ये क्या है? तो कैश बेसिस कहता है, जैसा कि नाम से समझ में आता है, कि ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करो जब वो ट्रांजैक्शन कैश में हुआ हो. मतलब जब तक कैश ना तो आया ना गया, जब तक कोई कैश की रिसिप्ट या पेमेंट ना हो, तब तक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही मत करो. ठीक है? तो कंसिस्टेंट ये जो कैश बेसिस है, ये कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का एक सही तरीका नहीं है. ऑप्शन तो है. अब ये कैश बेसिस किसके पास ऑप्शन है? एज पर इनकम टैक्स, जो प्रोफेशनल लोग हैं, that person, that organizations can adopt this method of recording. क्योंकि उनके वहां उधार में काम वैसे भी कम होता है, कैश बेसिस पे ज्यादा काम होता है. जैसे सीए है, डॉक्टर है, लॉयर है, वो अपने ट्रांजैक्शन को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जब पैसा आ रहा है, जब उनकी फीस आ रही है, तब उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे. बट बिजनेस में हम एक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं. एक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लो जब ट्रांजैक्शन अक्रू हो गया. अक्रू मतलब जैसे ही वो अकर्ड हो गया उसको आपको रिकॉर्ड करना है, जिसमें या तो आपका कोई कैश का जो है फ्लो हो चुका हो, पैसा जा चुका हो, पैसा आ चुका हो. और अगर पैसा ना आया ना गया तो भी रिकॉर्ड करना है, अगर उससे आपकी कोई असेट बन गई या कोई लायबिलिटी बन गई. जैसे मेरे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, अब मेरे एम्प्लॉय की मेरे को सैलरी देनी है, उसने काम कर लिया महीने भर,
लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है हाल फिलहाल देने के लिए, तो मैंने उसको कहा कि कुछ दिन रुक जाओ, और अब मुझे उसकी एंट्री करनी है। तो क्या मैं एंट्री तब करूं जब मैं सैलरी दूं, या मुझे एंट्री कर लेनी चाहिए जैसे ही मंथ एंड हुआ, क्योंकि मेरे ऊपर तो लायबिलिटी बन गई, मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो एक्रूअल बेसिस यही कहता है कि आपको रिकॉर्डिंग तभी कर लेनी चाहिए जैसे आपका खर्चा अक्रू हो गया, महीना खत्म हुआ, काम उसका खत्म हुआ, आपने उसको टारगेट दिया था उसने खत्म कर लिया। भाई वर्क, आप वर्क बेसिस पे पेमेंट कर रहे हो या मंथ बेसिस पे पेमेंट कर रहे हो, जो भी पहले जो भी हो गया, अगर आप उस हिसाब से अपना पेमेंट करते हो तो आपका खर्चा तो जैसे ही काम खत्म हुआ आपका खर्चा हो चुका है, आपने सामने वाले की सर्विस दे दी, ले ली, और अब आप यू आर लायबल टू पे टू हिम, आपको देना पड़ेगा उसको पैसा, आपकी कॉन्सेप्ट की लायबिलिटी बन गई, तो भी आपको उसको क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। एक्रूअल बेसिस ये कहता है। जबकि कैश बेसिस क्या कहता है, जब आप उस बंदे को सैलरी कैश में दोगे तभी रिकॉर्ड करनी है। अब जैसे अपन सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, उधार पे सेल करते हैं और कैश में बेचते हैं। जब कैश सेल की बात करें तो कैश में जब हम गुड्स बेचेंगे, यहाँ हमने किसी को उधार बेचा है और जब पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश बेसिस के हिसाब से चलेंगे तो हमको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हैं। एक्रूअल बेसिस में इसको मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, मतलब व्यापार करने के लिए या व्यापारियों के लिए जो अकाउंटिंग का बेसिस बनाया है वो एक्रूअल बेसिस है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते ही, सेल्स रिकॉर्ड होते ही, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होते ही, हाँ भाई अब आपने सेल कर दी है, आपको पैसा मिल जाएगा, आप उसको रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, तो ये बेसिस होते हैं दो अकाउंटिंग के, ये एग्जांपल लिया। अब मैंने क्या अडॉप्ट किया, मैंने एक्रूअल बेसिस अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से भी एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करनी होती है, कैश बेसिस पे सिर्फ इनको अलाउ है। तो मैंने किसी साल में एक्रूअल बेसिस के बेस पे रिकॉर्डिंग कर ली और अगले साल मैंने चेंज करके कैश बेसिस कर लिया, तो दिस इज रॉन्ग। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा कर सकते हैं जब लॉ में, कानून में बदलाव आया है, गवर्नमेंट कहती है कि अकाउंटिंग करने का तरीका ये हो जाना चाहिए, या आईसीएआई वाले कहते हैं कि नहीं अब अकाउंटिंग आपको इस तरह करनी है, कैश बेसिस पे करनी है, तो हम कैश बेसिस पे करेंगे, अदरवाइज हम अपने तरीके को चेंज नहीं करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन, एक चैप्टर पढ़ेंगे हम डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए दो मेथड होती है। क्या होती है आपको ये नहीं पढ़ना, लेकिन मान लीजिए दो मेथड होती है, एक एसएलएम होती है, डब्ल्यूटीपी, दो मेथड होती है। अब मैं किसी साल में तो डेप्रिसिएशन इस मेथड से लगाता हूं और किसी साल में इस मेथड से लगाता हूं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड इन अकाउंटिंग, क्योंकि कंपैरेबिलिटी नहीं आ पाएगी आपके अंदर, आपने तरीके चेंज कर दिए, हर साल आप तरीके चेंज करोगे तो आप कैसे कहोगे। जैसे सोचो अगर आपने कैश, आपने एक्रूअल बेसिस पर किसी साल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी थी, तो आपने तो ऐसी सेल भी रिकॉर्ड करी थी जो आपने उधार में की थी, आपकी इनकम उस साल ज्यादा आई, और अगले साल आपने कैश बेसिस पर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी, तो आपने सेल तभी रिकॉर्ड करी जब आपको डेटर से पैसा आ गया, और अगर पैसा नहीं आया तो आपने सेल रिकॉर्ड ही नहीं करी। तो इस साल आपके रिजल्ट्स कुछ और होंगे और इस साल आपके रिजल्ट्स कुछ और होंगे, तो ये फर्क बना देंगे, इसलिए कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो बेटर है आपने जो भी तरीका अपनाया है उसे आप कंटिन्यू करते रहें। यही एक बेसिक सिद्धांत यहाँ पर अकाउंटिंग का ये कहता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, नॉट rules, procedure, policies should not be changed until and unless there is any statutory requirement in the law. Is it clear? So अब हम बढ़ते हैं, ये था हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, आगे हम फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट उसकी बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, जैसा कि इसका नाम है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कहता है, डिस्क्लोज मतलब दिखाओ, एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी फाइनेंशियल मैटर्स की चीजें हैं, सुई से लेकर तलवार तक, जो भी आपने बिजनेस में खरीदा है, बेचा है, सब दिखाओ, फुल डिस्क्लोजर कहता है। फुल डिस्क्लोजर कहता है कुछ भी छुपाओ मत। क्या नहीं छुपाओ? द फैक्ट्स विच आर रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं, जिनके लिए जो फैक्ट्स मैटर्स रिलेवेंट है उनके डिसीजन मेकिंग के लिए, उसको छुपाओ मत।
अब मैं इसी कॉन्सेप्ट में आपके सामने ये साथ में दोनों पढ़ाऊंगा। मर्टिलिटी भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये कहता है फुल डिस्क्लोज करो ईच एंड एवरीथिंग। ये कहता है ओनली मटेरियल, मटेरियल का मतलब है सिग्निफिकेंट फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। मतलब आपको वही फैक्ट दिखाने जो मटेरियल है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। ये कहता है सब दिखाना, ये कहता है केवल इंपॉर्टेंट दिखाना। सब किसकी बात माने? फुल डिस्क्लोजर की माने कि मटेरियल की माने? तो माननी दोनों की है, लेकिन दोनों क्या कहना चाह रहे हैं उस सेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि भाई जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो गया, फाइनेंशियल मैटर का ट्रांजैक्शन है, बिजनेस में कोई एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी बन गई है, रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड होगी। वो तो ये भी कहता है और ये भी कहता है। ये तो ना कह रहे हैं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट नहीं है या जो बिजनेस में फाइनेंशियल मैटर का ट्रांजैक्शन तो है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं करना, ये बात तो मटेरियल नहीं कहता। ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का जो तरीका है, रिकॉर्डिंग का नहीं, रिकॉर्डिंग में जब बुक्स ऑफ अकाउंट जिस तरह से बनेगी, रिकॉर्डिंग के हिसाब से जब रिकॉर्डिंग करोगे ट्रांजैक्शन की, तो वो रिकॉर्डिंग इस तरह से होनी चाहिए कि एक तो कुछ हम छुपाए नहीं, और दूसरा वो उसके यूजर के लिए फालतू भी ना हो, मतलब ऐसी चीज ना हो कि उसके लिए रिलेवेंट ना हो डिसीजन मेकिंग के लिए। अब मैं आपको दोनों का एग्जांपल देता हूं। इसका एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कोई कंटाइजेंट लायबिलिटी है। कंटाइजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, डिपेंड ऑन एन इवेंट। किसी इवेंट पर कोई लायबिलिटी डिपेंड है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे मान लीजिए अगर मेरा कोर्ट में कोई केस चल रहा है, एक कंपनी का कोर्ट में कोई क्लेम का केस चल रहा है, कंपनी के ऊपर किसी ने दावा ठोक रखा है, अच्छा खासा क्लेम कर रखा है। अब कंपनी अभी उस केस में ना तो जीती है ना हारी है, डिसीजन पेंडिंग है। लेकिन अगर हार गई तो कंपनी को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल जो बर्डन कंपनी के ऊपर आ सकता है। अब मान लीजिए क्योंकि केस अभी चल ही रहा है, ना तो हम जीते ना हारे, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कंटेंजेंट लायबिलिटी। इवेंट क्या है? अगर हम केस हार गए तो लायबिलिटी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो इसको कैसे दिखाएं? अभी तक लायबिलिटी हुई भी नहीं तो रिकॉर्ड भी कैसे करेंगे इसमें? कितने की लायबिलिटी हुई है, किसको देना है, क्या देना है, कितना देना है, अभी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ। लेकिन फुल डिस्क्लोजर कहता है इसको भी दिखाओ। कैसे दिखाओ? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे अपने, उसमें फुट नोट में दिखाओ। फुट नोट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे कुछ नोट्स दिखाए या प्रेजेंट किए जाते हैं, उसके हिसाब से उसको दिखाओ। समझा रही बात? मतलब हमें उसकी एंट्री नहीं करनी है, डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, लेकिन कुछ नोट्स बनाकर उसको दिखाओ, ताकि जो बंदा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, और हमने उससे ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर फैक्ट जो है छुपाया कि हमारे खिलाफ कोई कोर्ट में केस चल रहा है और अगर हम हार गए तो हमारे ऊपर इतनी लायबिलिटी आ सकती है, और हमने उसको बताए बिना ही, बताया ही नहीं उसको, उसने हमारी कंपनी में सोचो इन्वेस्ट कर दिया पैसा और बाद में हम केस हार गए, तो उस बंदे के साथ फ्रॉड हो सकता है। सेबी कहता है, जैसे कंपनी, खासकर कंपनीज के ऊपर रूल लागू होते हैं, कंपनीज के लिए सेबी कहता है, सेबी वर्क करता है, सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसके लिए काम करता है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड, धोखा ना हो, कंपनी धोखा ना करे। क्योंकि कंपनी बाद में धोखा करके बोलेगी भैया आप हमारे पास नहीं देने के लिए क्या कर लोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उनके साथ धोखा ना हो, उनका पैसा ना डूबे, और वो अपने डिसीजन को सोच समझ के लें। इसलिए आप देखते होंगे जब टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट आता है, खासकर शेयर मार्केट में जब म्यूचुअल फंड से पैसा लगाने की एडवर्टाइजमेंट है, तो उसमें लिखा होता है रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये लाइन बोली जाती है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो कहा जाता है रीड करिए। इसका मतलब कंपनी आपके मजबूर है कि उसको हर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कंपनी के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग जो हो गई और जो हो सकती है वो भी कंपनी बताएगी आपको।
उसके प्लान से बताइए कंपनी आपको, तब आप डिसीजन लीजिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। फिर अगर आगे कुछ हुआ तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई यहाँ मेरे से गलती है, मेरे से कोई धोखा हुआ था, नहीं। आगे जो भी होगा, प्रॉफिट हो, नुकसान हो, लॉस हो, जो भी होगा, आप अपने कंपनी को ये नहीं कहेंगे कि आपने मुझसे कुछ छुपाया था। कंपनी ने सारे फैक्ट आपके सामने रख दिए। तो ऐसा करना जरूरी है, इसलिए कॉन्सेप्ट बनाया गया है। समझ में आ गया होगा आपको फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, ठीक है। अब मटेरियलिटी क्या कहता है, ये नहीं कहता कुछ पाओ। मटेरियलिटी कहता है कि प्रेजेंटेशन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसमें सिग्निफिकेंट फैक्ट जो है वो हाईलाइट हो। फालतू की चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, किसके डिसीजन मेकिंग के लिए, जो यूजर्स हैं बिजनेस के या मान लीजिए इन्वेस्टर ही है, उसके लिए रिलेवेंट नहीं है, तो वो हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको डिस्क्लोज मतलब रिकॉर्ड नहीं करना। रिकॉर्डिंग इज अ सेपरेट थिंग, डिस्क्लोजर इज अ सेपरेट थिंग। दिखाना एक अलग चीज है, रिकॉर्ड करना उसको अलग चीज है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर हम स्टेशनरी का आइटम खरीद रहे हैं तो हम स्टेशनरी के आइटम में पेंसिल ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं, हम कॉपी ले रहे हैं, रजिस्टर ले रहे हैं, कैलकुलेटर ले रहे हैं। तो अगर सोचिए मैं पेंसिल अकाउंट अलग खोलूं, ऐसा होता है ना जब 11th क्लास का बच्चा जब एंट्री बना रहा होता है तो वो समझता है कई बार, जैसे सर हमने कार ले ली, हमने स्कूटर ले लिया, हमने या कोई और व्हीकल ले लिया, तो हम देखते हैं कि बुक्स में अकाउंट खुलता है व्हीकल्स अकाउंट दिया है। सर कार क्यों नहीं आता, सर जो है स्कूटर क्यों नहीं आता? तो मटेरियल क्या है? मटेरियल है व्हीकल है। मटेरियल ये नहीं है बिजनेस में या उसके जो जो यूजर्स है अकाउंटिंग के, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्हीकल में कार है या स्कूटर है। समझ में आ गया? अब इस खर्चे को भी मैं कॉपी अकाउंट अलग खोलूं, पेंसिल अकाउंट अलग खोलूं, कैलकुलेटर अकाउंट अलग खोलूं, तो इससे क्या होगा, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो है बल्कि हो जाएगी। इतने सारे अकाउंट खुलेंगे, फिर इतने सारे अकाउंट आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट भी करने पड़ेंगे आपको। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टर है उसके लिए रिलेवेंट नहीं है। वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बल्कि बना देगा, कहीं ना कहीं ये उसे अच्छा नहीं लगेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसी होनी चाहिए कि वो देखकर इजीली किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके कि साहब मेरे को तो जो रिलेवेंट फैक्ट चाहिए मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए, मुझे क्या फैक्ट चाहिए, मेरी एसेट कितनी है। अच्छा, एसेट में फिक्स एसेट कितनी है, करंट एसेट कितनी है, फिक्स एसेट में भी टेंजिबल कितनी है, इनटेंजिबल कितनी, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फिक्स एसेट में जो टेंजिबल एसेट है उसमें क्या क्या है। अच्छा, अगर उसमें क्या क्या है वो भी मुझे दिखाना है तो मैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन आज के समय में जैसे मैं आपको बताऊं, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का या कंपनी की बैलेंस शीट बनाने का एक अलग ही तरीका है। कंपनी की बैलेंस शीट में क्या होता है, हम लोग सिर्फ ये दिखाते हैं कि हमारे पास इतने रुपए की असेट है। हम ये नहीं दिखाते असेट में क्या क्या है, हम ये दिखाते हैं ये हमारी फिक्स असेट है, उसमें ये टेंजिबल असेट है, ये इंटेंजिबल असेट है। अब उस असेट के अंदर टेंजिबल में लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, हम ये दिखाते हैं लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। उसका प्रेजेंटेशन करने के लिए हमने क्या करा, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बना दिए। कंपनीज एक्ट 2013 में ये बदलाव किया गया था, टोटली इसी चीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ था वहां पर, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। हमने उसके नोट्स टू अकाउंट्स बना दिए। अब क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट्स में हम उसमें दिखा देते हैं कि भाई अगर आपको अगर अधिक जानकारी लेनी है कि भैया इसके अंदर क्या है, तो आप नोट्स टू अकाउंट्स देखिए। बाकी आपका काम क्या है, आप तो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि कैसी है, अच्छी है, खराब है। तो आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंपनी के पास कितने रुपए की असेट है या कितने की असेट फिक्स असेट है, कितने की करंट असेट है। आपको इस चीज से मतलब नहीं है कि उस फिक्स असेट में क्या क्या है। बात समझ नहीं कि नहीं। इसी तरह यहाँ पर जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे लिए कॉपी अकाउंट, कैलकुलेटर अकाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने खर्चे को क्या करूंगा, स्टेशनरी अकाउंट दिखाऊंगा, कि स्टेशनरी के नाम से रिकॉर्ड करूंगा, ग्रुप करके दिखा दूंगा। तो क्या होगा, ऐसे छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं दिखाने की जरूरत भी नहीं होगी और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बल्कि भी नहीं बनेगी। तो मटेरियलिटी ये नहीं कह रहा कि कुछ छुपाओ, मटेरियलिटी कह रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इस तरह बनाओ, इस तरह प्रेजेंट करो कि उसके फाइनेंशियल यूजर के लिए जो सिग्निफिकेंट जो मटेरियल चीजें हैं वो उसको दिख सके, जिसके बेस पर वो डिसीजन ले सके। फालतू की चीजें उसके लिए दिखाने का कोई सेंस नहीं है। सो दिस इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट आज के क्लियर होंगे। अब आगे के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है।
थैंक यू सो मच।